इसका लेक्चर नंबर 31 है। कल मैंने मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी जो है उसको स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने रिलेटिव परमेबिलिटी को कैलकुलेट किया था। ठीक है जी, इसमें जो रिलेटिव परमेबिलिटी थी वो हमने कैलकुलेट कर ली थी, जो कि म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस 1 प्लस काई एम के बराबर जो है वो निकली। और मैंने इसमें आपको बताया था कि ये जो काई एम की वैल्यूज़ जो हैं इनको आप टेबल से देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखें कि जो पीछे आपने कैलकुलेशन की है उसके अंदर बी म्यू एच के बराबर है और एम जो है ये काई एम एच के बराबर है। ठीक है, तो यहां से हमें ये पता चलता है कि ये दोनों बी भी एच के प्रोपोर्शनल है और एम भी एच के प्रोपोर्शनल, यानी कि एच भी एम के प्रोपोर्शनल और एच भी बी के प्रोपोर्शनल है इन दोनों केसेस के अंदर। तो अब अगर ये दोनों इसके प्रोपोर्शनल हैं तो डाइवर्जेंस ऑफ बी आपको पता है कि ये 0 के बराबर होता है। तो अगर हम एक मटेरियल के अंदर एक इंटरफेस लें या दो मटेरियल्स हैं उनकी बाउंड्रीज लें, तो उनकी बाउंड्रीज के अंदर जो डाइवर्जेंस है एम का, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ एम, डाइवर्जेंस ऑफ एम जो है वहां पर वो इनफाइनाइट होगा। डाइवर्जेंस ऑफ एम जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जो इनसाइड है आपका मटेरियल के अंदर, वहां पर क्या हो रही है, मैग्नेटाइजेशन। तो वहां पर मैग्नेटाइजेशन मौजूद है और उस मैग्नेटाइजेशन की वजह से जो करंट्स हैं उसके अंदर बाउंड करंट्स जो हैं वो फ्लो कर रही होती हैं। तो इसलिए जो डाइवर्जेंस है, द डाइवर्जेंस ऑफ एम, जो डाइवर्जेंस है एम का, कैन बी इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट होगा बिटवीन द बाउंड्रीज ऑफ टू मटेरियल्स। दो मटेरियल्स की बाउंड्रीज के दरमियान में। अब आप सपोज करें कि हम एक फिगर जो है इसको यहां पर ड्रॉ करते हैं, एक सिलेंडर अज्यूम करते हैं। देखें ये एक सिलेंडर है, ये ठीक है। इस सिलेंडर के अंदर ये गाजियन एक पिल बॉक्स है, ये ऐसे, ठीक है, ये गाजियन पिल बॉक्स है।
तो इधर अगर वैक्यूम है तो यहां पर m 0 के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन है और ये पैरा मैग्नेटिक है। तो अब जो एंड ऑफ द सिलेंडर है इस लीनियर पैरामैग्नेटिक मटेरियल का, एट द एंड ऑफ ए सिलेंडर of the linear paramagnetic material, जो लीनियर पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, m is 0 ऑन वन साइड, एक साइड पर m 0 है इस तरफ वैक्यूम में, लेकिन दूसरी साइड पर m 0 नहीं है इनसाइड, एंड ऑन द अदर साइड m is not 0। तो जो दूसरी साइड है उसके ऊपर m जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो m डॉट डी ए है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, और जो डेल डॉट m है दैट विल आल्सो बी नॉट इक्वल टू 0। ये भी वैनिश नहीं करेगा क्योंकि उसके अंदर तो मौजूद है। तो अब यहां पर इसके अंदर जो है, इस सिलेंडर के अंदर एक वॉल्यूम बाउंड करंट डेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल है फ्री करंट के, ठीक है। एक वॉल्यूम करंट डेंसिटी जो है इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है और वो प्रोपोर्शनल है किसके, फ्री करंट के, जो फ्री करंट इस सिलेंडर के अंदर से पास कर रही है। तो वो आप देखें कि जे बी डेल क्रॉस एम के बराबर है, और यहां पर अगर मैं m की वैल्यू रखूं तो ये काई m h के बराबर है। तो जे बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस काई m h के बराबर आ जाए। तो इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं कि जे बी काई m डेल क्रॉस h। तो डेल क्रॉस h किसके बराबर होता है, जे एफ के। डेल क्रॉस h इज इक्वल टू जे एफ। तो जे बी इज इक्वल टू काई एम जे एफ, यानी कि लीनियर मीडियम के अंदर जो वॉल्यूम बाउंड करंट है वो किसकी वजह से है, फ्री करंट डेंसिटी की वजह। देख लें आप, वो प्रोपोर्शन निकला है बीच में, तो काई एम लीनियर मीडियम का कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो करंट है मटेरियल के अंदर वो फ्लो करती है फ्री करंट एक्चुअली flows through the material। फ्री करंट जो है वो मटेरियल में से फ्लो करती है, ठीक है। और ऑल बाउंड करंट्स
विल बी एट सरफेस। और जितनी बाउंड करंट्स हैं वो किस पर होंगी, वो सरफेस के ऊपर होंगी। ठीक है, फ्री करंट जो है वो मटेरियल के अंदर से गुजरेगी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये इसकी जो सरफेस है उसके ऊपर बाउंड करंट पैदा हो जाएंगी और इसके अंदर से फ्री करंट जो है वो इस लीनियर मीडियम के अंदर से जो है वो पास करेगी। ठीक है जी, अब ये टॉपिक जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। नाउ नेक्स्ट आई विल डिस्कस द एग्जाम्पल 6.3। एग्जाम्पल 6.3 है ग्रिफिथ की, और ये पेज है मेरे पास 286 पेज के ऊपर है। इसकी स्टेटमेंट देख लें क्या कि इनफाइनाइट सॉलिनाइड, एक इनफाइनाइट सॉलिनाइड जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इस फील्ड विद लीनियर मटेरियल ऑफ ससेबिलिटी काई m, उसके अंदर एक लीनियर मीडियम उस सॉलिनाइड के अंदर जो है वो आपने फिल किया हुआ है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिनाइड। तो अब इस केस के अंदर आपने सॉलिनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको फाइंड करना है। तो अब सपोज करें कि सॉल्यूशन देखते हैं इसका, बी हमने एक्चुअली फाइंड करना है इनसाइड द सॉलिनाइड, इनसाइड द सॉलिनाइड। ठीक है, इनसाइड द सॉलिनाइड बी हमने फाइंड करना है। तो मैं अगर यहाँ पर ये एक डायग्राम बनाऊं कि ये आपका सॉलिनाइड है, ठीक है, इसके ऊपर ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं आपकी जिनको आपने रोल किया हुआ है, और ये करंट इसमें से फ्लो कर रही है, और ये फाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये जेड यूनिट वेक्टर इसको कर रहा है। अब चूंकि यहां पर बी जो है वो बाउंड करंट्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, और बी जो है वो पार्ट है बाउंड करंट्स का। तो इसका मतलब है कि हम फिर बी को यहाँ पर डायरेक्टली तो नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि उसके अंदर बाउंड करंट्स भी जो है वो इन्वॉल्व हो रही हैं। ठीक है, तो इसके लिए फिर हमें जो ये सिमेट्रिकल केस है सिलेंडर का, इसके लिए आपको ये वाली इक्वेशन जो है वो यूज करनी पड़ेगी, एच डॉट डी एल आई एफ इनक्लोज। यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन। अब यहां से हम पहले तो एच की वैल्यू निकालते हैं इस सॉलिनाइड के लिए। तो एच डी एल कॉज ऑफ थीटा आई एफ इनक्लोज। अब थीटा यहां पर 0 डिग्री होगा तो ये आ जाएगा, और एच यूनिफॉर्म है तो बाहर आ जाएगा डी एल आई एफ इनक्लोज के बराबर होगा। अब डी एल जो है वो लेंथ है इसकी सॉलिनाइड की, तो ये हो जाएगा एच इंटू एल आई एफ इनक्लोज। अब आई एफ इनक्लोज कितनी है, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, और उनके साथ जो करंट है वो आई एफ इनक्लोज है इसके अंदर, यानी कि आई एफ इनक्लोज एन आई के बराबर है। एन क्या, नंबर ऑफ टर्न्स जो कि आपने इस सॉलिनाइड के ऊपर लपेटी हुई है। तो ये हो जाएगा एच ऑफ एल इज इक्वल टू एन आई। ठीक है, ये एल इधर आ जाएगा, एच एन ओवर एल आई, तो एन ओवर एल टर्न डेंसिटी एन है, तो ये हमारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी एन आई, और वेक्टर फॉर्म में एन आई फाई यूनिट वेक्टर, सॉरी जेड यूनिट वेक्टर, जेड यूनिट वेक्टर। ये एच की वैल्यू जो है वो निकल आएगी।
अच्छा, अब अगर मीडियम जो है वो पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, ये एच की वैल्यू निकला है, अभी एच की निकली है, निकाली है हमने बी की है। तो अगर मटेरियल जो है वो पैरामैग्नेटिक है, if the material is paramagnetic, अगर मटेरियल जो है वो पैरामैग्नेटिक है तो फिर फील्ड जो है वो इन्हांस होगा। द फील्ड विल इन्हांस, इन्हांस का मतलब है कि बढ़ेगा। और अगर मटेरियल डायामैग्नेटिक मैग्नेटिक है तो फिर फील्ड रिड्यूस करेगा। इफ द मटेरियल इज डायामैग्नेटिक, द फील्ड विल रिड्यूस, तो फील्ड जो है वो रिड्यूस होगा। तो अब आपके पास जो बी है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई एम एच, इसके बराबर है जी, आपने निकाला है। इधर एच की वैल्यू रख दें, एच की वैल्यू आपके पास एन आई जेड यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो क्या निकल आया, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, यही हमने निकालना था। अच्छा, अब जो बाउंड करंट है के बी दैट इज इक्वल टू एम क्रॉस एन, तो यहां पर अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं एम की, तो एम की वैल्यू जो है वो हमारे पास काई एम एच आ जाएगी, काई एम एच क्रॉस एन यूनिट वेक्टर। तो के बी विल बी इक्वल टू काई एम एच क्रॉस एन यूनिट वेक्टर। तो इसको आप लिख सकते हैं काई एम, एच की जगह पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे एन आई जेड, एन आई जेड यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाई एन यूनिट वेक्टर। तो ये आ जाएगा के बी काई एम एन आई फाइव यूनिट वेक्टर, जेड क्रॉस एन फाइव यूनिट वेक्टर। तो काई एम जो है ये ग्रेटर देन जीरो होता है डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक के लिए, और काई एम लेस देन जीरो होता है डाया मैग्नेटिक के लिए। नो, अब लास्ट टॉपिक है चैप्टर का फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिज्म जो है वो हमने इनिशियली भी उसको स्टडी करके देखा है, बता दें से।
जो लीनियर मीडियम है उसके अंदर जो हमारे पास अलाइनमेंट होती है एटॉमिक डाइपोल्स की, जब हमने अभी आउटसाइड से मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको अप्लाई नहीं किया, तो जो फेरोमैग्नेटिक्स होते हैं ये इवन के आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ना भी अप्लाई किया हो तो फिर भी ये मैग्नेटाइजेशन को सस्टेन कर रही होती है, कि इनके अंदर मैग्नेटाइजेशन मौजूद होती है। यानी कि इनके अंदर कुछ ऐसे मैग्नेटिक डाइपोल्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं जिन्होंने अपने आप को अलाइन किया होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, एक्सटर्नल नहीं, जो उसके अंदर फील्ड होता है उसके वो पहले से ही किसी फील्ड की, अंदरूनी फील्ड की डायरेक्शन में होते हैं पहले। कुछ ऐसे भी होते हैं उसके अंदर डाइपोल्स के जो अलाइंड नहीं होते, और कुछ डाइपोल्स ऐसे होते हैं कि जो अलाइंड होते हैं, यानी कि पार्शल सा बिहेवियर जो है वो इसका होता है। तो वो जो अलाइंड होते हैं उनकी वजह से एक इंटरनल मैग्नेटाइजेशन जो है वो मटेरियल के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, यानी कि मटेरियल जैसे बार ऑफ आयरन है, तो वो बार ऑफ आयरन जो है वो मैग्नेटिक होती है। आप नीडल्स को उसके पास लेके जाएं तो वो बार ऑफ आयरन जो है वो उन नीडल्स को अपनी तरफ खींच लेती है, तो क्या है वो मैग्नेटिक बनी हुई है। ठीक है, अब उसको मैग्नेटिक जो बनी हुई है, मैग्नेटिक उसको बनाया भी जा सकता है। ठीक है, मतलब जो आयरन की बार है अभी इनिशियली वो मैग्नेटिज्म शो नहीं कर रही, आप उस को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें, तो जब आप उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो क्या करेगी, उसके अंदर जो एटॉमिक डाइपोल्स होंगे वो अपने आप को उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करेंगे और वो मैग्नेटाइज हो जाएगी, मैग्नेटाइजेशन हो जाएगी, यानी कि उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। लेकिन जो ही आप मैग्नेटिक फील्ड को हटाएंगे, तो पैरामैग्नेटिक के केस में तो ये होता है कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं तो फिर वो मैग्नेटिक नहीं रहता, उसकी जो एटॉमिक डाइपोल्स हैं, ठीक है, जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं वो अपने आप को दोबारा उसी डायरेक्शन में आ जाते हैं जिससे रैंडम में होती हैं। लेकिन फेरोमैग्नेटिक के अंदर ये होता है कि ये अपने आप को उसी डायरेक्शन में रखते हैं, इवन कि आप मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको रिमूव भी कर देते हैं। तो ऐसे जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं इनको हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का नाम जो है वो देते हैं। अच्छा, अब ये जो आपके पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर लार्ज नंबर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं, और कोई भी जो मटेरियल होता है उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि ये इन एटम्स की डोमेन्स बना लेते हैं। ठीक है, मसला मैं कहता हूँ कि मटेरियल है, इसके अंदर ये एक डोमेन है, ये दूसरी डोमेन है, ये तीसरी डोमेन है, ये चौथी डोमेन है, ये पांचवी डोमेन है, ये छठी डोमेन है, और इसके अंदर इन डोमेन्स के अंदर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। इसको कहते हैं डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, ये डोमेन थ्योरी है इसकी फेरोमैग्नेटिज्म की। अब जब आपने ये बहुत सारी डोमेन्स बनाए, सपोज करें आपके पास आयरन का एक रेंच है और उस आयरन के रेंच के अंदर ये डोमेन्स है, मैं कहता हूँ कि इन डोमेन्स के अंदर 10 की ताकत 23 या 10 की ताकत 24 के करीब एटम्स मौजूद हैं। ठीक है, 10 टू पावर 23 तक एटम्स जो हैं वो इन डोमेन्स के अंदर मौजूद हैं। तो अब आप जब इन डोमेन्स को देखेंगे तो इन डोमेन्स के अंदर मैग्नेटिक डाइपोल्स बन रहे होंगे। अब ये डोमेन्स जो हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कुछ डोमेन्स अलाइंड होंगी और कुछ डोमेन्स अलाइंड नहीं होंगी। आप इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से ये डोमेन्स जो हैं अपने आप, जाहिर बात है इन डोमेन्स के अंदर क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल्स, तो वो मैग्नेटिक डाइपोल्स जो है वो इन डोमेन्स को क्या करेंगे, अलाइन करवाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करवा। अब आप ये लाइन हो गए, अब ये मटेरियल जो है ये पैरामैग्नेटिक बन गया।
ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक हो गया, इसमें वो अलाइन हो। अब आपने फील्ड को हटाया तो ये डोमेन्स जो हैं ये वापस अपनी ओरिजिनल हालत के अंदर नहीं है। ये वो डोमेन्स हैं जिनके अंदर एटॉमिक डाइपोल्स। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये मटेरियल जो है ये क्या बन गया है, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। अब एक्चुअली हो क्या रहा होता है कि अभी आपने पढ़ा है इसके अंदर कि हम जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, डाईपोल के ऊपर टार्क एक्ट करता है, और वो टार्क कितना कहता है, एन एम क्रॉस बी। ये टार्क एक्ट है। एक्चुअली ये टार्क जो एक्ट करता है ये डाईपोल्स को पैरेलल करता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इसकी वजह से डाईपोल जो है वो रोटेट होकर अपनी, जारी बात है एंगल चेंज करते हैं, रैंडम पड़े होते हैं, ठीक है, तो रोटेट होते हैं, अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं और अपने आप को लाइन करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, अब हमने जो है वो देखना है इसके अंदर हिस्टैरिसीस लूप। फेरोमैग्नेटिक का तो हमें पता चल गया कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर हमने हिस्टैरिसीस लूप जो है उसको देखना है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। तो हिस्टैरिसीस लूप फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। हिस्टैरिसीस लूप जो है इसको स्टडी करना है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। तो पहले मैं ये लूप ड्रा करता हूं। ये लूप जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए, डिफरेंट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उनके लिए इस लूप की जो एरिया होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये बी और एच ऑक्सिलरी फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन, बी और एच के दरमियान में इसको ड्रा किया जाता है। तो ये लूप जो है ये कुछ इस तरह की आती है आपके पास। यहाँ पर ये कोई पॉइंट बी है और इधर से ये पॉइंट बी से यहाँ तक ये पॉइंट मिल रहा है। यहाँ से ये इस पॉइंट सी के ऊपर मिलती है, फिर इधर से ये इस तरफ जाता है, ये कोई पॉइंट डी है, इधर से ये जाता है इस पॉइंट ई तक, फिर यहाँ से ये जाता हुआ दोबारा इस पॉइंट से मिल जाता है। ठीक है, इसको कह लें, ये जो पॉइंट है इधर इसको कह लें ये बी है। तो अब यहां पर हमने ये क्या कंसीडर किया है, एक अनमैग्नेटाइज्ड सैंपल है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है एच या ऑक्सिलरी फील्ड जिसको कहते हैं, उसको हम जीरो से किसी सर्टेन वैल्यू तक इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटाइजेशन जो है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जब इंक्रीज करते हैं तो इस पॉइंट पर आकर मैग्नेटाइजेशन जो है वो सैचुरेट हो जाती है, क्योंकि यहाँ से इससे आगे ग्राफ नहीं जा रहा। तो इसको ये जो बी पॉइंट है इसको हम कहते हैं कि ये कोई सैचुरेशन का पॉइंट है। यहाँ पर आकर सैचुरेशन हो गई है, अब यहाँ से आगे मजीद मैग्नेटाइजेशन नहीं हो रही है। ठीक है, और ये लाइन यहां पर शो कर रही है ए बी, इस लाइन को सैचुरेशन पॉइंट को शो कर। अब जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है इसको पहले हमने इंक्रीज की थी, ये हमने इंक्रीज की तो इधर तक चला गया। अब आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसको डिक्रीज करते हैं, तो जो मैग्नेटाइजेशन है मैग्नेटिक मटेरियल्स की वो मैग्नेटाइज्ड ही रहती है। ठीक है, इस पॉइंट आर तक। ठीक है, यानी कि आप रिड्यूस करते हैं
लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में ये मैग्नेटाइज्ड ही रहता है, पॉइंट आर तक ये मैग्नेटाइज्ड ही रहता है, इसकी मैग्नेटाइजेशन ख़त्म नहीं होती, ये मैग्नेटाइजेशन को सस्टेन करता है। ठीक है, अब आप चाहे अप्लाइड फील्ड जो है उसको रिमूव भी कर दिया, यानी कि आप डिक्रीज कर रहे हैं ना, तो डिक्रीज करने का मतलब ये है कि यहाँ से आपने फील्ड रिमूव कर दिया, फील्ड रिमूव करने के बाद भी ये इस जगह पर ये पोर्शन किसका है, मैग्नेटाइजेशन का, तो ये मैग्नेटाइज्ड ही है अभी पॉइंट आर तक, इवन कि आपने मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको रिमूव भी कर दिया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रिटेंटिविटी, यहाँ यानी कि मैग्नेटाइजेशन ये होता है सैचुरेशन, और ये होता है रिटेनटिविटी, यानी कि ये अपने आप को रिटेन कर रहा है, इसकी मैग्नेटाइजेशन जो है वो खत्म नहीं हो रही है। अब H जो है इसको मजीद डिक्रीज किया जाता है, अब यहां से भी इसको मजीद आप डिक्रीज करते हैं, तो यहां से ये जो सैचुरेटेड मैग्नेटाइजेशन है ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, यानी कि ये यहां से अब C पॉइंट की तरफ जो है ये मूव करेगी। तो ये जो C पॉइंट है इसको हम कहते हैं कोरिसिव फोर्स या कोरिसिटिविटी, यानी कि वो फोर्स के जो इसकी मैग्नेटाइजेशन को ख़त्म करना शुरू करती है इस पॉइंट के ऊपर आकर, इसको हम कहते हैं कोरिसिव। ठीक है, और कोरिसिव फोर्स इसको इस तरफ लेके आती है। अब यहां तक वापस आया, अब फिर दोबारा साइकिल आप चलाना शुरू कर देते हैं, दोबारा H को इंक्रीज करते हैं, तो जो पैरा मैग्नेटाइजेशन है वो फिर आपको मिलती है इस पॉइंट E पर आकर, फर्दर इंक्रीज करते हैं तो फिर ये मूव करता करता सैचुरेशन तक चला जाता है, तो एक पूरा साइकिल दोबारा से कंप्लीट हो जाए। तो ये पूरा साइकिल जो कंप्लीट हुआ है, उस साइकिल के कंप्लीट होने में क्या हुआ है कि ये मटेरियल मैग्नेटाइज और अनमैग्नेटाइज्ड हुआ है। क्या हुआ, मटेरियल मैग्नेटाइज्ड और अनमैग्नेटाइज्ड हुआ है, यानी कि एक साइकिल से गुजरा है, मैग्नेटाइजेशन और अनमैग्नेटाइजेशन के साइकिल से। अच्छा, इसके अंदर अब जो है ये मैग्नेटाइजेशन और जो अनमैग्नेटाइजेशन होती है, ये मैंने कहा था कि ये इसका एरिया ऑफ लूप होता है, ये हर मैग्नेटिक मटेरियल का, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। तो जो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनका ये एरिया ऑफ लूप कम होता है, और जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनका ये एरिया ऑफ लूप बड़ा होता है। जैसे स्टील है, स्टील एक हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उसका हार्ड का मतलब यह है कि उसको मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करना मुश्किल है, सॉफ्ट वो है जिसको मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करना आसान है। आयरन आसानी से हो जाता है, इसलिए उसका काम होता है, और जो हमारे पास ये है स्टील, ये हार्ड है, तो इसका एरिया ऑफ लूप जो है वो ज़्यादा होता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ देखने वाली है कि जो हमारे पास जो डोमेन्स हो जाती हैं, यानी कि जब आप फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये अपने आप को अलाइन कर लेती हैं। ठीक है, तो अगर आप जो मटेरियल है उसको हीट अप करें, तो क्या हीट अप होने से उसकी मैग्नेटाइजेशन के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? यहां पर एक टर्म यूज होती है जिसको हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, क्यूरी टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के अबव या बिलो, ठीक है, ये एक टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर के ऊपर आकर जो अलाइनमेंट होती है डोमेन्स की वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी कि एक पर्टिकुलर
टेम्परेचर होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने शुरू में उसको गर्म करना, हीट अप करना शुरू किया उस मटेरियल को तो वो यानी कि उसकी मैग्नेटाइजेशन ख़त्म हो गया, नहीं। हर मटेरियल के डिफरेंट डिफरेंट क्यूरी टेम्परेचर्स, वो एक खास टेम्परेचर तक पहुंच कर जो वो मटेरियल है उसकी ऑर्डरलीनेस जो है वो ख़त्म होती है, यानी कि उसकी डोमेन्स जो हैं वो उनकी अलाइनमेंट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है पर्टिकुलर किसी टेम्परेचर के ऊपर। जैसे मिसाल के तौर पर जो क्यूरी पॉइंट है आयरन के लिए, ये 770 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आकर कहीं जो है इसकी डोमेन डिस्ट्रॉय, तो ये क्यूरी पॉइंट बिल्कुल उसी तरह है जैसे बॉइलिंग पॉइंट होता है। हर मटेरियल का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, सारे मटेरियल एक ही टेम्परेचर के ऊपर बॉयल तो नहीं करते। इसी तरह ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं ये भी एक ही टेम्परेचर के ऊपर अपने ऑर्डरलीनेस जो है उसको नहीं खोते। ठीक है, ये मैंने लिखवाया नहीं है, ये आपने पढ़ लेना है बुक से। ठीक है, ये इसके पेज हैं, ये सारी थ्योरी लिखी हुई है। ये पेज है 288, 289 और 290 और 291 के ऊपर है ये, इसकी ये थ्योरी लिखी हुई है सारी। ये मैंने बता दिया इसको प्रिसाइजली जो है।